अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान खान साहब ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि किसी भी सिविलियन की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता, यानी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का केस नहीं चलाया जा सकता। इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की मुमकिना फ़ौजी ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिए हैं। इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब के वकील ने उज़ैर भंडारी के तवस्सुत से खान साहब ने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, डीजी एफआईए और आईजी जेल खानाजात के अलावा विफाक को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को फ़ौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में उन्हें रखा जाए। इमरान खान की दरख्वास्त पर जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात ये आयद किए हैं कि किसी मखसूस एफआईआर का हवाला दिए बग़ैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। एक दरख्वास्त पर एतराज़ ये था कि कोई स्पेसिफ़िक, कोई मखसूस एफआईआर का ज़िक्र नहीं है। पूरी अब एफआईआर भी एक हो तो ना, 200 से ज़ायद तो एफआईआरें हैं, तो इसलिए बहरहाल उन्होंने ये कहा है तो ये एतराज़ दूर कर दिया जाएगा। और दूसरा एतराज़ ये था कि दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज़ नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ने, ये था दूसरा एतराज़। रजिस्ट्रार ने एतराज़ में कहा है कि पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। ये तीसरा एतराज़ है कि मुकदमात पंजाब के हैं तो इस्लामाबाद में कैसे दायर हो सकती है। फ़ौजी अदालतों का मामला, चौथा एतराज़ ये था कि फ़ौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। 19 अगस्त को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब का कहना था कि उनको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनरल फैज़ से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। तो ये खान साहब ने उस वक्त कहा था और अब ये दरख्वास्त खान साहब ने फ़ाइल कर दी है। अब आपके सामने रखने जा रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में अदालत के कमरे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। आप देख लीजिए कि 71 साला शख्स जो एक साल से तकरीबन, अब आज तो एक साल से ज़ायद हो चुके हैं, चूँकि 5 अगस्त को अरेस्ट किया गया था खान साहब को। 13 महीनों से ज़ायद अरसे तक कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाला निडर बहादुर शख्स आज भी डटा हुआ है और उसने कहा कि किसी सूरत वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। उनका कहना था कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी नहीं करूंगा। सहाफ़ियों ने इमरान खान से शिकवा किया
کہ 1 سال سے ہم آپ کو کور کر رہے ہیں اور فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں، یعنی جائز یا انصاف پر مبنی رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے الزام لگایا ہے کہ کچھ نجی چینلز کے رپورٹر ایجنسیوں سے ہیں۔ آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہم پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو صحافیوں پر اعتماد ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ علیمہ خان نے یہ بیان کیوں دیا، میں اس بارے میں ان سے پوچھوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے ان تینوں رپورٹرز پر اعتماد ہے جن کا نام لیا گیا اور آپ جہاد کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایسا کہا ان 3 رپورٹرز کے متعلق۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا ہے، یعنی اسے تباہ کر دیا گیا ہے، اور محسن نقوی کا نام اخبارات میں نہیں پبلش ہوا، یعنی اس کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اخبار میں نہیں لکھتا کوئی بھی۔ دنیا میں ہمارا مذاق ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہمیں پھینٹا لگا دیا ہے، اس سے نیچے ہماری کرکٹ نہیں گر سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی کے پاس کوئی تجربہ نہیں، اس کے پاس کوئی قابلیت نہیں، اس کو اوپر لایا گیا۔ جنہیں چیئرمین پی سی بی بننے کا شوق ہے، محسن نقوی کی صرف یہ قابلیت ہے کہ اسے آرمی چیف عاصم منیر پسند کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس مرتبہ بھی ملک میں تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری آئی، حکمران قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، جبکہ اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ آج بتا رہا ہوں کہ ملک انقلاب کی جانب رواں دواں ہے، انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ اب سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ پاکستانیوں نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران دبئی میں تاریخی سرمایہ کاری کی، فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہ عقل ہے اور نہ ان کے پاس اخلاقیات ہیں، اس سے احمقانہ فیصلے نہیں دیکھے۔ عمران خان صاحب کا اشارہ ان پاکستانیوں کی طرف تھا جنہوں نے اپنی یہاں پر جو کاروبار کر رہے تھے، جو ان کے بزنس سے، سب انہوں نے شفٹ کر دیے، اور 1.5 سال کے اندر 12,000 سے زائد کمپنیاں وہ دبئی شفٹ ہو گئی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اس بات کا ذکر خان صاحب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد 75 سال کی عورت اور کینسر سروائیور ہیں، کینسر سے لڑ رہی ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، لیکن اسے بھی جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے۔ جیل کی چکی میں مر تو سکتا ہوں مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 8 ستمبر کو قوم اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے، کیونکہ یہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں، اب ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سرگودھا کے جج کو اٹھا کر لے گئے، یعنی جج غلام عباس کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو آج کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی کرائسس ہوتا۔ اس کا حل ڈنڈے اور بندوق میں نہیں ہے، حل یہ ہے کہ منتخب لوگوں کو آگے آنے دیں۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں پتلے بٹھانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسائل مزید بڑھ گئے ہیں اور حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اختر مینگل نے درست کہا کہ یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان بنا، میں اس وقت ڈھاکہ میں انڈر 19 کھیل رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو جو رقم ملتی ہے
वो नीचे पहुंचती ही नहीं, यानी आम लोगों तक वो नहीं पहुंचती। ऊपर वाले ही बैठे बिठाए उसको ही बंदर बांट कर लेते हैं और आम आवाम को उसका समर नहीं मिल रहा, उन्हें उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस मसले का हल ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाए जाएं। लोकल बॉडी इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन को कहा जाता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और फिर वो पैसा नीचे तक, यानी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन तक जाए, तहसील लेवल तक जाए, ज़िला लेवल तक जाए, और वो जो अवाम ने उनको बराह रास्त वोट दिए हैं उन लोगों से फिर अवाम के काम करवाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं, ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। मुल्क भर में जेन्युइन लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है, यानी हकीकी लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा इलेक्शन जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अवाम जिसे वोट दे उन्हीं लोगों को वोट पड़ें और वही लोग मुंतखब होकर आएँ। ये जेन्युइन लोकल बॉडी इलेक्शन है। इमरान खान ने कहा कि इंशाअल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आएगी सबसे पहले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराएंगे, जिसका प्लान बना रखा है। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कि इस हुकूमत ने, चाहे PDM 1 थी या ये PDM 2 है या निगरान आए, किसी ने इलेक्शन नहीं करवाए लोकल बॉडीज़। और अब भी इलेक्शन कमीशन ने खुद तारीख दी थी कि इस्लामाबाद में इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन भाग गया। तो इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत की बी टीम है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो। क्यों ना हो, क्यों नहीं चाहेगा? वो इसलिए नहीं चाहेगा कि उन्हें पता है कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह से फेंटा लगाना है और वोट तहरीक इंसाफ को मिलना है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। इमरान खान ने कहा कि हमें कहते थे कि कलअदम तहरीक तालिबान TTP हमारी वजह से है, तो फिर कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी पर अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कह रहे हैं। आपने वहाँ जाकर दहशतगर्दों TTP पर हमले भी किए हैं। ये सारे बहाने हैं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं, यानी 3 तरह से 3 सिमतें हैं, 3 जहतें हैं। उनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी। अब वो कौन कौन सी 3 है? खान साहब ने कहा कि नंबर 1 पर है इंटेलिजेंस, यानी आप इंटेलिजेंस मालूमात लें कि कौन लोग दहशतगर्द हैं, कहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, किधर उन्होंने जमा होना है और किस रास्ते से उन्होंने जाना है और कहाँ पर ये हमला करेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा उन्होंने कहा डायलॉग, और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें नाकाम हों तो फिर तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन है। तो ये 3 डायमेंशंस खान साहब ने बताई हैं। और उन्होंने कहा लेकिन आप 2004 से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, अब तक कितना फ़र्क पड़ा? इमरान खान ने कहा कि खुफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात PTI ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। खुफिया इदारों का काम दहशतगर्दी ख़त्म करना है, किसी सियासी जमात को ख़त्म करना नहीं है। ऐसा कहना था इमरान खान साहब का। दूसरी तरफ DGISPR ने कल बयान दिया है और उनका कहना है कि ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है। पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आगे उन्होंने कहा इसका कोई सियासी एजेंडा है, ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। अगर ऐसा है कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं और वो किसी जमात की हामी और किसी की मुखालिफ नहीं, तो ऐसा ही होना चाहिए। मगर हमें यकीन इसलिए नहीं आता कि जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि फ़ौज अब सियासत में नहीं आएगी, यानी उनका कहना ये था कि उससे पहले, उनके बयान से पहले फ़ौज सियासत में थी और उन्हें खुद ये कहा था, मीडिया पर कहा था कि अब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम दूर रहेंगे। अल्लाह करे कि DGISPR साहब की ये बात सही हो। आप बताइएगा कि ये बात सही है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اللہ حافظ.